हेलो दोस्तों, दिस इज हिमानी फ्रॉम evidyarthi.in और अपने आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान का एक नया पाठ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ है जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो यहाँ पर हम जानेंगे पदार्थों के पृथक्करण के बारे में, लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था पदार्थों का समूहीकरण। तो समूहीकरण और पृथक्करण दोनों अलग अलग चीजें हैं। समूहीकरण होता है कि किसी विशेष गुण के आधार पे जब हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, जैसे रंग के आधार पे, गंध के आधार पे, स्वाद के आधार पे, है ना। तो जब हम किसी विशेष गुण के आधार पे पदार्थों के अलग अलग समूह बना देते हैं तो उसे हम समूहीकरण कहते हैं या सॉर्टिंग भी कहते हैं, अलग अलग करना। लेकिन यहाँ पर हमें पृथक करना है, यानी कि हमको एक मिश्रण मिला है जिसमें बहुत सारे पदार्थ आपस में मिल गए हैं और उनको हम किन किन विधियों के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। यानी यहाँ पर हम मेथड्स पढ़ेंगे या तरीके पढ़ेंगे जिनके द्वारा हम पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हमें जरूरत क्या है पदार्थों के पृथक्करण की, क्यों हम पदार्थों को पृथक पृथक करते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का जब हमें कोई मिश्रण मिलता है तो उसमें क्या होता है, सारे अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं वो आपस में मिल जाते हैं, अलग अलग घटक होते हैं जिसके बारे में हम लेसन 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें उन्हें अलग अलग इस्तेमाल करना है तो उनका पृथक्करण करना पड़ेगा। अब ज्यादातर क्या होता है, जिन चीजों का हम पृथक्करण करते हैं वो ऐसी होती हैं जिनको हम आराम से हाथ से हटा के अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात थोड़ा अलग हो, मतलब या तो कण का आकार इतना छोटा है कि जिसे हम हाथ से हटा के अलग नहीं कर सकते या उसमें बहुत ज्यादा समय लगे, तो इस काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं या कुछ तरीकों का, कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके द्वारा हम पदार्थों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मात्रा में जब पदार्थ हो तो अलग कर सकते हैं। वरना अगर ज्यादा मात्रा में पदार्थ है और हाथ से हम अलग करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। और वैसे हस्तचयन या हाथ से पदार्थों को अलग करना भी पृथक्करण की एक विधि है जिसके बारे में हम पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं जो हमारा समय बचा सकती है, हमारी एनर्जी बचा सकती है और हमारा काम चुटकियों में कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेक विधियों द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग अलग किया जा सकता है। और जैसे ये सब हम अपने घर में भी ज्यादातर देखते हैं कि चाय बनाते हैं तो 2 प्रकार के उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो चाय की पत्ती होती है और जो हम चाय बना के तैयार करते हैं वो होती है। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, पत्तियों को द्रव से या चाय से अलग करने के लिए हम चालनित्र या छलनी का प्रयोग करते हैं। छलनी लगाते हैं, चाय डालते हैं तो चाय नीचे प्याले में जमा हो जाती है और छलनी सब पत्तियों को अपने ऊपर जमा कर लेती है ना। तो अब क्या होता है कि मिश्रण के 2 घटक, चाय की पत्ती और चाय, अलग अलग हो गए, ठीक है। इसके अलावा सस्य कर्तन, सस्य कर्तन से कंफ्यूज नहीं होना है। सस्य कर्तन मतलब होता है फसल कटाई। जैसे हम देखते हैं ना, खेतों में जब फसल तैयार हो जाती है पक के तो उसको काटा जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ही तो वो हमें अनाज के रूप में खाने को मिलती है। तो सस्य मतलब होता है फसल और कर्तन मतलब काटना। तो सस्य कर्तन यानी फसल काटने के समय जब अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं तो उसके लिए भी विशेष प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मक्खन को जब पृथक किया जाता है तो दूध और दही का मंथन किया जाता है। तो ये सब कुछ उदाहरण है जहाँ पर हम अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि हम मिश्रण का पृथक्करण करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, किसी मिश्रण से हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं और कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम पुराने वाली स्लाइड में देखें तो जैसे हम चाय की पत्ती को चाय के जो द्रव चाय हम बनाते हैं उससे अलग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाय की पत्ती अब हमारे लिए अनुपयोगी है, उसको हम खाने में या पीने में प्रयोग नहीं कर सकते। उसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल करें, कुछ और करें, वो अलग बात है। लेकिन अभी वो अनुपयोगी है क्योंकि खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो इसलिए हम अनुपयोगी पदार्थों का पृथक्करण करते हैं कई बार। और कई बार जैसे मक्खन को जब हम दही से या दूध से अलग करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, दोनों उपयोगी पदार्थों का पृथक्करण करते हैं जिनका हमें अलग अलग प्रयोग करना होता है। जैसे मक्खन से हम मलाई को अलग कर लेते हैं, जैसे दूध से हम मलाई को अलग कर लेते हैं और मलाई से मक्खन बना लेते हैं और फिर अलग से दूध का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
तो कई बार दो उपयोगी पदार्थों को पृथक पृथक प्रयोग करने के लिए भी हम पृथक्करण करते हैं, या किसी मिश्रण में से अनुपयोगी पदार्थ को हटाने के लिए हम पृथक्करण करते हैं। तो पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जिन भी पदार्थों का हम पृथक्करण करते हैं उनके कणों के नाप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको आटे का और चीनी का मिश्रण दे दिया जाए, तो अब दोनों के कणों के नाप में अंतर है ना, आटे के कण बहुत छोटे होते हैं और चीनी के कण बड़े होते हैं, ठीक है। या फिर उनके द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। द्रव्य मतलब जिस भी पदार्थ का वो मिश्रण बना है, जैसे चीनी और पानी दोनों अलग अलग द्रव्यों का मिश्रण है। चीनी जो है वो ठोस है और पानी जो है वो द्रव है, दोनों का पदार्थ अलग अलग है, ठीक है। तो जो भी मिश्रण हमें मिलते हैं उनके कणों के आमाप में अंतर हो सकता है या उनका द्रव्य अलग अलग हो सकता है। तो अब ये जो पदार्थ है ये ठोस, द्रव, गैस किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के मिश्रण का पृथक्करण किया जा सकता है। हर प्रकार के मिश्रण का पृथक्करण करना संभव नहीं होता। उन्हीं मिश्रणों को हम पृथक कर सकते हैं जिनके गुणों में बहुत ज्यादा अंतर हो, जैसे चीनी और पानी। चीनी जो है वो ठोस है और पानी जो है वो द्रव है, तो दोनों के पदार्थों के गुण में बहुत फर्क है, इसलिए उसको पृथक्करण कर सकते हैं। लेकिन अगर दूध और पानी का मिश्रण दे दिया जाए तो दूध भी द्रव है और पानी भी द्रव है, तो दोनों क्या करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे, यानी एक समान मिक्सचर बना लेंगे, तो उसको पृथक करना मुश्किल है। तो ऐसे ही मिश्रणों का पृथक्करण कर सकते हैं हम जिनके की पदार्थ के गुण धर्मों में बहुत ज्यादा अंतर हो, बिल्कुल अलग अलग गुण धर्म हो, उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना कि मिश्रण का पृथक्करण करते हैं, मिश्रण ऐसा होता है। अब सही मायनों में मिश्रण क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु दो या दो से अधिक पदार्थों से बनी होती है जिसमें किसी भी अवयव का गुण नहीं बदलता है, तो ऐसी वस्तु को मिश्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे चीनी और पानी, या चीनी पानी के अलावा आप बालू और पानी का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बालू और पानी को हमने मिश्रण बना दिया, ठीक है, एक साथ रख दिया, तो अब क्या होगा, क्या बालू और पानी को एक दूसरे में मिक्स करने के बाद उनके गुण धर्मों में कोई अंतर आया? नहीं आया। बालू का गुण अपना अलग रहेगा और पानी का गुण अपना अलग रहेगा। इसी तरह उदाहरण के तौर पे हम तेल और पानी का भी उदाहरण ले सकते हैं कि तेल जो है, अगर हम तेल और पानी का मिश्रण बना दे तो क्या होगा, तेल का गुण अपना अलग रहेगा और पानी का गुण अपना अलग रहेगा, ठीक है। तो मिश्रण ऐसी कोई वस्तु है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, लेकिन जब उन्हें एक दूसरे में मिलाते हैं तो किसी भी एक अवयव का गुण नहीं बदलता, ठीक है। जैसे हमने उदाहरण देखा चीनी पानी, बालू पानी, तेल पानी, ठीक है। इसी तरह आप ठोस में भी देख सकते हो, चीनी और आटा दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब उनका मिश्रण भी बना दिया तो चीनी का अपना गुण रहेगा, आटे का अपना गुण रहेगा। तो हवा एक मिश्रण, उदाहरण के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, हवा मिश्रण है। हवा में जल वाष्प भी है, धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, तरह तरह की गैसें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, मिश्रण है, क्योंकि हर गैस का अपना अलग गुण है, जल वाष्प का अपना अलग गुण है। अब ऐसा नहीं है कि हवा में उनको मिला के हमने एक मिक्सचर बना दिया, हवा का रूप दे दिया अलग अलग गैसों को मिला के, तो उनके गुण बदल जाएंगे, नहीं। हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और हीलियम, नियॉन, बहुत सारी अन्य निष्क्रिय गैसें भी हैं। लेकिन क्या होता है, मिश्रण में आने के बाद भी वो गैसें अपना गुण नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हवा एक मिश्रण है। इसी तरह जो पानी हम पीते हैं वो भी मिश्रण है, क्यों, क्योंकि उसमें तरह तरह के खनिज लवण मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक बोल में बहुत रंग के आपको जेम्स भर के दे दिए जाए और इनसे कहा जाए कि आपसे कि इनको अलग अलग कर दो, ये एक मिश्रण तो है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि मिलाने के बाद भी कोई भी जेम्स जो है वो अपना, इनका जो गुण यहाँ पर हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, रंग, तो कोई भी अपना रंग तो नहीं बदल रहा है ना, कि ऐसा नहीं है कि इनको आपस में मिला दिया तो इनका रंग बदल जाएगा, जो येलो है वो येलो ही रहेगा, जो रेड है वो रेड ही रहेगा, और हम चाहे तो आसानी से इनको अलग 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 कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तु को ही मिश्रण कहते हैं जिसमें
दो या दो से अधिक वस्तुएं मिली हुई हो और मिलने के बाद भी कोई भी अवयव अपना गुण ना बदले। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे सैलेड बनाते हैं हम घर में, ठीक है, तो सैलेड भी एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि उसमें तरह तरह के फ्रूट्स हैं, आप चाहे तो वेजिटेबल भी मिला सकते हो, ग्रीन लीव्स मिला सकते हो। अब ये एक मिश्रण है, हम चाहे तो इसके अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं, ये अपना गुण नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसी तरह प्रकाश जो है वो क्या है, अलग अलग रंग के प्रकाशों का एक मिश्रण है। जो हम लाइट देखते हैं वो सफेद रंग की हमें दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर पीला, नीला, हरा, जो सतरंगी हमें 7 रंग दिखते हैं ना रेनबो में, तो वो 7 रंगों का मिश्रण है। इसी तरह दूध में चीनी घोल लीजिए या पानी में चीनी घोल लीजिए, तो वो भी एक मिश्रण है, क्योंकि दोनों अवयव अपना अपना गुण बरकरार रखते हैं, बदलते नहीं है। तो आज हमने मिश्रण के बारे में जाना और अब अपने अगले वीडियो में हम पृथक्करण की विधियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बाय।